हेलो स्टूडेंट्स, आव्या क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू आव्या क्लासेस। और इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी रे ऑप्टिक्स का प्रॉब्लम नंबर 9.26 से 9.32 तक देखेंगे। सो बेसिकली रे ऑप्टिक्स के सारे एनसीईआरटी के प्रॉब्लम जो लास्ट में बाकी हैं उसको इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत एक प्यारे से मोटिवेशनल कोट के साथ करते हैं। पहले प्रॉब्लम हम लोग 9.26 देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें बेसिकली ABCDE करके 5 हैं स्टेटमेंट्स और इसमें आपको प्रॉब्लम्स पूछा गया है। यदि आपको एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का पता नहीं हो तो पिछला वाला वीडियो श्योर देखिए, उससे आपको समझ में आएगा, जिसमें कि प्रॉब्लम नंबर 9.22 टू 9.25 कवर किए गए हैं। आइए हम लोग एक करके देखते हैं। पहला प्रॉब्लम है 9.26A का। द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय एन वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय अ मैग्नीफाइंग ग्लास। इन व्हाट सेंस देन डज अ मैग्नीफाइंग ग्लास प्रोड्यूसेस द एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको एंगुलर मैग्निफिकेशन के कंसेप्ट को पहले जानना होगा। आपको डाउट हो तो पिछला वाला जो वीडियो है उसमें देखिएगा, उसमें एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया गया है, समझाया गया है। बोल रहा है कि एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द वर्चुअल इमेज। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि विदाउट मैग्नीफाइंग ग्लास के आपको ऑब्जेक्ट किस डिस्टेंस पे रखोगे तो आप देख पाओगे। तो वो डिस्टेंस होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो कि 25 सेंटीमीटर हो गया। D इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा गया है AB, जिसका हाइट HI है, तो वो अल्फा एंगल बना रहा है और इस केस में tan अल्फा का वैल्यू हो जाएगा AB/D के इक्वल। क्लियर है? लेकिन ये आपके प्रॉब्लम का पार्ट नहीं है, ये आपको केवल मैं समझाने के लिए बताया हूं। प्रॉब्लम ये बोल रहा है कि मैग्नीफाइंग ग्लास जब लेते हो तो आई पर कोई ऑब्जेक्ट AB जो एंगल सबटेंड करता है, जो कि यहाँ बीटा कर रहा है, वही वर्चुअल इमेज भी कर रहा है। ये AB का वर्चुअल इमेज क्या है? A'/B'। सो A'/B' भी आपको सेम एंगल बीटा ही बना रहा है। लेकिन ये मैग्निफिकेशन कैसे प्रोड्यूस कर रहा है? क्योंकि यदि ये ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस है u, ये लेस देन लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है। आप देखो कि u इज लेस देन कैपिटल D है और ये एंगल जो बीटा बना रहा है, तो tan बीटा का वैल्यू है A'/B'/D। सो क्लियरली D डिस्टेंस पर आपको एक लार्जर ऑब्जेक्ट मिल रहा है। ऑल्दो ये ऑब्जेक्ट क्या है? वर्चुअल इमेज है, लेकिन ये एक लार्जर साइज का है और इस कारण से ये आपको एंगुलर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस कर रहा है। आप बोलोगे कि दाउ द इमेज साइज इज बिगर देन द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो ये इमेज है ना, ये साइज है ऑब्जेक्ट से बड़ा। बट द एंगुलर साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, बिकॉज दोनों के केस में जो एंगुलर साइज है वो सेम है। यहाँ पर आप बोल सकते हो कि tan बीटा का वैल्यू है AB/U। लेकिन विदाउट मैग्नीफाइंग ग्लास you cannot see the object closer to least distance of distinct vision। without magnifying glass आप D से कम डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते हो, और जितना पास में ऑब्जेक्ट को ले आओगे, जितना पास में लाओगे, उतना ज़्यादा वो एंगल बनाएगा। क्लियर है? देखो, यदि दूर पे रखोगे, यहाँ पर रखोगे, तो वो एंगल क्या बनाएगा? कम बनाएगा। आप जैसे से ऑब्जेक्ट को क्लोज लाओगे, एंगल जो बना रहा है वो फिर ज़्यादा होता जाएगा और उस केस में ऑब्जेक्ट को और आप अच्छे से देख पाओगे। क्लियरली हम लोग का उद्देश्य क्या होता है कि ये जो आई पर जो एंगल बना रहा है ना, उसका वैल्यू इंक्रीज हो। ठीक है? और ये वैल्यू कैसे इंक्रीज होगा? एक तो है कि आप ये ऑब्जेक्ट को क्लोजर लेते आओ। क्लोजर कम से कम कहां तक ला सकते हो? उसको ला सकते हो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। और यदि क्लोजर लाना हो तो उसके लिए आपको मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करना होगा, ताकि उसका जो वर्चुअल इमेज बने ना, वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन जाए। अगेन आप देखोगे कि ये जो ऑब्जेक्ट होता है, जो इसका इमेज बना वर्चुअल इमेज, इसका साइज बड़ा होता है और साइज बड़ा होने के कारण ये जो एंगल जो सबटेंड करेगा वो इंक्रीज हो जाएगा। आप देख सकते हो कि tan बीटा इज इक्वल टू A'/B'/D, और यहाँ पर चूंकि A'/B' AB से बड़ा है, सो ये एंगल क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। क्लियर है कि जो मैग्नीफाइंग ग्लास किस तरीके से फायदा करता है।
इसका पार्ट बी है, इन व्यूइंग थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास वन यूजुअली पोजिशन वंस आई वेरी क्लोज टू द लेंस, डज एंगुलर मैग्निफिकेशन चेंजेस इफ द आई इज मूव्ड बैक। तो देखो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले मैं आप सभी से बोलूँगा कि यदि आपके पास कोई एक मैग्नीफाइंग ग्लास हो, कोई यदि लेंस हो ना, तो आप ऑब्जेक्ट को उसके पास रख करके देखो, ठीक है। आई को एकदम मैग्नीफाइंग ग्लास के पास रख करके ऑब्जेक्ट को देखो और दूर रख करके देखो, तो आपको देखने में क्या डिफरेंस आता है। सो इसी डिफरेंस में जो आपका इस प्रॉब्लम का आंसर छुपा हुआ है। सो क्लियरली एंगुलर मैग्निफिकेशन चेंज होगा यदि आई को आप मूव्ड बैक करोगे, और ये इस फिगर से दिखाया गया है। जब आपको आई और लेंस दोनों एकदम क्लोज है ना, तो जितना ही लेंस पे एंगल बना रहा है उतना ही ये एंगल आई पे बना रहा है। और इस केस में यदि एक्स डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा गया है तो tan अल्फा हो जाएगा AB/x। लेकिन यदि आप लेंस को आई से दूर कर दिए, जैसे कि यहाँ पर किया गया है, लेंस को आई से दूर किया गया है, तो देखो कि ये आई पर जो एंगल बना रहा है वो बीटा बना रहा है, और लेंस पे एंगल बना रहा है ऑब्जेक्ट वो अल्फा बना रहा है। क्लियर है। और इस केस में आपको tan अल्फा हो गया AB/x, tan बीटा हो गया AB/y, और चूंकि आप देखो कि y क्या है, ग्रेटर देन x के है, इसका मतलब क्या हो गया कि बीटा आपको अल्फा से छोटा हो गया। सो जो एंगल है ना वो आपको क्या हो गया, चेंज हो गया। सो इसका आप आंसर लिखोगे, यस द एंगुलर मैग्निफिकेशन चेंजेस व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन आई एंड अ मैग्नीफाइंग ग्लास इज इंक्रीज्ड, द एंगुलर मैग्निफिकेशन डिक्रीजेज अ लिटिल। क्लियर है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये नेक्स्ट वाला देखते हैं प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम के थ्रू हम लोग बहुत सारे कंसेप्ट्स को भी सीखेंगे, ठीक है। क्रोमेटिक एब्रेशन क्या होता है, ये सब को भी हम लोग समझेंगे। सो इसका पार्ट सी है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, व्हाट देन स्टॉप अस from using a convex lens of a smaller and smaller focal length and achieving a greater and greater magnifying power। तो क्लियरली मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोकल लेंथ से। सो फोकल लेंथ को यदि आप डिक्रीज करोगे तो मैग्नीफाइंग पावर जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन क्या स्मॉल फोकल लेंथ का लेंस बनाना आसान काम है? आप देखो कि जो फोकल लेंथ लेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। मीन्स कि यदि दो आप ले लो, ये एक सरफेस लो जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका r1 हो, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 हो, तो ये फॉर्मूला है। यदि r1 r2 दोनों इक्वल ले लो तो उस केस में ये जो R1 है ये आपको पॉजिटिव साइन के साथ आएगा और R2 आपको निगेटिव साइन के साथ आएगा, बिकॉज इस डायरेक्शन को आप क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे, और अपोजिट डायरेक्शन को आप निगेटिव लोगे। और उस केस में फोकल लेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r माइनस 1/-r। अब इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव निगेटिव क्यों लिया था, बिकॉज इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं। सो लाइट रे इस तरफ से आ रही है, इसलिए ये डायरेक्शन आपको पॉजिटिव लिया गया है। तो ये हो गया था म्यू माइनस 1 2/r, और क्लियरली f हो गया r डिवाइडेड बाई 2 म्यू माइनस 1। सो फोकल लेंथ आपको लेस करने के लिए r लेस करना होगा। सो क्लियरली फोकल लेंथ आपको रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एक स्मॉल फोकल लेंथ के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत स्मॉल होना चाहिए। सो मेकिंग अ लेंस हैविंग वेरी लेस फोकल लेंथ और लेस रेडियस ऑफ कर्वेचर इज नॉट एन ईजी टास्क। पहला तो कारण ये हुआ। सेकेंड क्या हुआ, यदि आप फोकल लेंथ कम करते हो ना तो दो तरह के एब्रेशन आपको देखने को मिलते हैं। पहला देखने को मिलता है स्फेरिकल एब्रेशन, और दूसरा आपको देखने को मिलता है क्रोमेटिक एब्रेशन। सो स्फेरिकल और क्रोमेटिक एब्रेशन के कारण प्रैक्टिकली आप जो पावर लेंस का है वो आप मैक्सिमम कितना तक यूज कर पाते हो, मैग्नीफाइंग फैक्टर आपको 3 तक यूज कर पाते हो। हाउ एवर स्फेरिकल और क्रोमेटिक एब्रेशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए तो आपको ये मैग्नीफाइंग फैक्टर 10 तक अचीव किया जा सकता है। अब ये ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नीफाइंग आप फैक्टर कैसे अचीव करोगे, इसके लिए
इसके लिए सिंपल माइक्रोस्कोप के बजाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। क्लियर है। सो ये स्फेरिकल और क्रोमेटिक एब्रेशन क्या है, इसको हम लोग तुरंत देख लेते हैं, ब्रीफली समझ लेते हैं। इस फिगर से आपको समझाया गया है स्फेरिकल एब्रेशन के बारे में। अब इस फिगर से स्फेरिकल एब्रेशन को अच्छे से समझाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो पैरेलल लाइट रे है, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस हो रही है। सो इस केस में स्फेरिकल एब्रेशन नहीं है। जबकि दूसरे फिगर में दिखाया गया कि कोई पैरेलल लाइट रे है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट, जो फोकल पॉइंट है, उस पर फोकस नहीं हो रही है, यही आपको स्फेरिकल एब्रेशन है। और ये बेसिकली लेंस के कर्वेचर के कारण होता है। सो स्फेरिकल एब्रेशन इज अ रिजल्ट ऑफ लेंस कर्वेचर। और इसका जो सॉल्यूशन है वो और भी होते हैं सॉल्यूशंस, लेकिन यहाँ पर एक स्फेरिक लेंस दिखाया गया है। ए मतलब क्या हो गया, नहीं। सो इस केस में ये जो लेंस है ना वो आपको स्फेरिक नहीं है, ये इसमें हर एक जगह का रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग है। क्लियर है, इसका सिंगल रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं है। और इस केस में जो फोकल पॉइंट होगा वो सेम फोकल पॉइंट होगा, एक फोकल पॉइंट होगा, और आपको कोई स्फेरिकल एब्रेशन ऑब्जर्व नहीं होगा। क्लियर है। सो एक चीज तो आप समझ गए कि ये लेंस के कर्वेचर के कारण होता है। सेकेंडली आप देखोगे ना तो ये बीच वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन जो इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, उससे जितना दूर होगा, जितना ऊपर होगा, उतना ही वो फोकल पॉइंट से दूर में फोकस होगा। सो जितना दूर उतना दूर यहां भी फोकस। सो लाइट फर्दर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ लेंस विल बेंड इट मोर फ्रॉम द फोकल पॉइंट। दूसरा पॉइंट भी आप समझ गए। तीसरा स्फेरिकल एब्रेशन का पॉइंट है कि ऐसा लेंस जिसका फोकल लेंथ आपको कम हो, शॉर्ट हो, वो इस इशू को ज्यादा दिखाता है। सो शॉर्ट फोकल लेंथ लेंस डेमोन्स्ट्रेट इट मोर स्ट्रांगली देन द लॉन्गर फोकल लेंथ लेंस डू। और उसका फोर्थ पॉइंट है कि मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज लेस प्रोन टू लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है। अब देखो कि लेंस सिस्टम में ये टाइप की जो एब्रेशन है उसको मिनिमाइज किया जाता है यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वेक्स एंड कनकेव लेंसेज और बाय यूजिंग एस्फेरिक लेंस। इसको हम लोग देख चुके हैं। एस्फेरिक लेंस क्या होता है, दे डोंट हैव अ स्फेरिकल कर्वेचर। ठीक है, इसका कर्वेचर क्या होता है, वैरिड होता है, अलग होता है फ्रॉम सेंटर टू एजेस, सो दैट द इनहेरेंट correction essentially built into the lens but they are extremely expensive to produce। ठीक है, सो ये आपको जानना चाहिए स्फेरिकल एब्रेशन के बारे में। आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये स्फेरिकल सेल का शेप का नहीं है, बल्कि हर एक प्लेसेस का ये जो आपको कर्वेचर है वो डिफरेंट है। सो ये आप समझ गए। अब हम लोग देखते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन को समझते हैं। क्रोमेटिक एब्रेशन क्या है। जो क्रोमेटिक होता है वो क्या होता है, आपको लाइट का जो फोकल पॉइंट है ना वो उसके कलर पे डिपेंड कर रहा है। क्रोम मतलब क्या होता है, कलर। ठीक है, सो आप यहाँ पर देखो अलग अलग लाइट रे यहाँ पर कंपोज्ड है। सपोज करो यहाँ पर ब्लू है, रेड है, ये एक व्हाइट लाइट है जिसमें कि अलग अलग कलर है। तो इसमें जो रेड है ना वो आपको सबसे दूर पॉइंट पर फोकस होगा, मीन्स कि रेड के लिए फोकल पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, जबकि आप ग्रीन के लिए बीच में इसका कोई फोकल पॉइंट है। जो फोकस का लेंथ है, फोकल लेंथ है ना, वो ग्रीन के लिए रेड से कम हो गया और ब्लू के लिए सबसे कम हो गया। तो इसी को बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन। अलग अलग लाइट के लिए अलग अलग ये फोकल पॉइंट। अब ये हुआ कैसे, तो आप देखो 1/f क्या होता है, म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। दैट इज 1/f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के है। मीन्स कि यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ज्यादा होगा तो फोकल लेंथ आपको कम होगा। अब एक और चीज देखो, एक और रिलेशन होता है, इसको कॉची इक्वेशन बोलते हैं। वो म्यू क्या होता है, म्यू होता है a प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर प्लस सी बाई लैम्डा 4, और इस तरह से बढ़ता जाता है। मीन्स कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है ना, वो लैम्डा पर डिपेंड कर रहा है। अब सपोज करो कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर। सो आप ऐसे बोल सकते हो। और एक और चीज देख लो, जो विबजियोर स्पेक्ट्रम होता है इसमें ये लैम्डा का इंक्रीजिंग है। सो लैम्डा रेड का सबसे ज्यादा है, इसका मतलब हो गया कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रेड का सबसे कम है। लैम्डा इंक्रीजिंग तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजिंग, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये, इसका मतलब फोकल लेंथ इंक्रीजिंग। सो रेड के लिए फोकल लेंथ सबसे ज्यादा है और ब्लू के लिए जो ये वायलेट कलर है उसके लिए फोकल लेंथ सबसे कम है और ग्रीन के लिए बीच में है। सो इसीलिए यहाँ पर इस टाइप का आपको एब्रेशन मिलता है। सो आई थिंक ये एब्रेशन के कंसेप्ट को समझ गए होंगे। अब इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर डी देखते हैं।
Problem number D. Why must both for objective and the eyepiece of a compound microscope have short focal length? Compound microscope के objective और eyepiece का focal length short क्यों होना चाहिए? आप बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो कन्वेक्स लेंस होते हैं, एक को हम लोग ऑब्जेक्टिव बोलते हैं जो फर्स्ट लेंस होता है, और दूसरा को हम लोग आईपीस बोलते हैं। आईपीस का जो मैग्निफिकेशन होता है वो क्या होता है, 1 + d/Fe, जहां पर d क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसका वैल्यू होता है 25 सेंटीमीटर, यदि इफ फाइनल इमेज इज formed at d is equal to 25 सेंटीमीटर। फाइनल इमेज यदि d is equal to 25 सेंटीमीटर पर लेंस से फॉर्म्ड हो तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 + d/f। और यदि इफ फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी पे फॉर्म्ड हो तो फिर मैग्निफिकेशन का वैल्यू कितना होता है, d/Fe। तो दोनों केस में आप देख रहे हो कि मैग्निफिकेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Fe है, मीन्स कि शॉर्टर फोकल लेंथ ऑफ आई पीस होगा, शॉर्टर होगा तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, हाई होगा। तो आईपीस का तो समझ गया। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस का देखते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव लेंस में कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है u0 डिस्टेंस पे, जिसका इमेज फॉर्म होता है आपको v0 पे, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या हो गया, आपको सपोज करो कि यहां पर इमेज फॉर्म्ड हुआ तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, v0। और इस केस में जो मैग्निफिकेशन होता है वो क्या होता है, v0/u0 हो गया। अब ये v0/u0 को हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं, तब देखते हैं क्या आता है। अब चूंकि ये ऑब्जेक्टिव लेंस है हम लोग यहाँ पर हर जगह o लिखे हैं। अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं, तब देखते हैं क्या आता है। 1/v0 - 1/u0 इज इक्वल टू 1/f0, और यहाँ से हो जाएगा 1/v0 इज इक्वल टू 1/f0 + 1/u0। अब बोथ साइड आप u0 से मल्टीप्लाई कर दो तो u0/v0 इज इक्वल टू u0/f0 + 1। क्लियरली v0/u0 हो गया 1/u0/f0 + 1, ये निकल के आ गया। ये आपको आया वैल्यू। लेकिन अभी तक इस फॉर्मूला में हम लोगों ने साइन कन्वेंशन अप्लाई नहीं किया है। सिंपल जो लेंस का फॉर्मूला है उसको हम लोगों ने सॉल्व करके ये निकाल दिया। अब देखो कि v0 आपको पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, बिकॉज इंसिडेंट रे यदि इस डायरेक्शन में तो इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव लोगे और अपोजिट डायरेक्शन को आप निगेटिव लोगे। u0 निगेटिव साइन के साथ आएगा, v0 पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, और लेंस का जो फोकल लेंथ ये f0 है ये भी पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। होगा v0/-u0 इज इक्वल टू 1/-u0/f0 + 1। क्लियर है, बिकॉज u आपको किसके साथ आएगा, निगेटिव साइन के साथ आएगा। और ये हो गया v0/u0 इज इक्वल टू 1/u0/f0 - 1 विथ निगेटिव साइन। यहाँ पर ये भी आ गया और ये कैंसिल हो गया। यहाँ से आ गया v0/u0 में मॉड ले लेता हूँ इज इक्वल टू 1/u0/f0 - 1। ये हो गया मैग्निफिकेशन बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। क्लियरली आप देख रहे हो कि मैग्निफिकेशन हाई कैसे होगा, मैं इसको MO बोल देता हूँ। MO हाई कब होगा, जब आपको f, ये जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर कम से कम होना चाहिए, तभी ये ज्यादा होगा। तो डिनोमिनेटर कम से कम कब होगा, जब u0 है ना थोड़ा सा बड़ा हो केवल f0 से। अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f0 हो, बट u0 थोड़ा बड़ा भी हो, मीन्स कि बड़ा भी हो लेकिन थोड़ा ही सा एकदम बड़ा हो। और आप जानते हो कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, एकदम पास में होता है। कोई बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को तो आप देखते नहीं हो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। ऐसा तो नहीं है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आप यूज करते हो बहुत दूर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है उसको देखने के लिए, पास के ऑब्जेक्ट के लिए करते हो। क्लियरली u0 का वैल्यू कम होना चाहिए, तो कम होना चाहिए और f0 से भी बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, f0 का भी वैल्यू कम होना चाहिए। आप समझ गए कि f0 का वैल्यू क्यों कम होना चाहिए और fe का वैल्यू क्यों कम होना चाहिए। आई थिंक ये प्रॉब्लम समझ गए होंगे। अब इसका हम लोग पार्ट ई देखते हैं, और ये इस प्रॉब्लम का पार्ट ई है। व्हेन व्यूइंग थ्रू अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप आवर आई शुड बी पोजिशन नॉट ऑन द आई पीस बट एट अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम इट फॉर बेस्ट व्यूइंग। जब भी हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमारे जो आई होता है वो आई पीस के एकदम पास में नहीं होता है, बल्कि उससे शॉर्ट डिस्टेंस अवे होता है। और ऐसा क्यों, और ये जो शॉर्ट डिस्टेंस है उसका वैल्यू क्या होगा।
सो आइए इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं, समझते हैं। तो अब देखो कि यहाँ पर इसका सॉल्यूशन लिखा गया है, इफ वी प्लेस आवर आई टू क्लोज टू द आई पीस वी शैल नॉट कलेक्ट मच ऑफ द लाइट एंड ऑल्सो रिड्यूस आवर फील्ड ऑफ व्यू। यदि हम लोग आई पीस के एकदम पास में रखेंगे तो हमें ना जो लाइट मैक्सिमम आएगी उसको कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। हमारा उद्देश्य क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को कलेक्ट कर पाएँ जिससे कि मेरा फील्ड ऑफ व्यू इंक्रीज हो जाए, और फील्ड ऑफ व्यू इंक्रीज होने के बाद हम लोग इमेज को क्लियरली देख पाएंगे। Hence, the clarity of image gets blurred if we put our eyes too close to eyepiece. तो हमें आई कहाँ पर प्लेस करना चाहिए, हम लोग को यदि क्लोज प्लेस नहीं करेंगे तो कहाँ प्लेस करना चाहिए। तो इसका आंसर होगा द इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव इन द आई पीस इज नोन एज आई रिंग। ठीक है, जहाँ पर उसका इमेज ऑब्जेक्टिव का बनता है उसको हम लोग आई रिंग बोलते हैं। एंड ऑल द रेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट रिफ्रैक्टेड बाय ऑब्जेक्टिव गो थ्रू द आई रिंग। सो जो फर्स्ट लेंस होता है जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, तो ये लेंस जहां पर लाइट रे को कन्वर्ज कराता है ना, आपको आई को वहां पर रखना चाहिए। देयरफॉर इट इज द आइडियल पोजीशन फॉर आवर आई for the viewing. If we position our eyes on the eye ring and the area of the pupil of our eye is greater or equal to area of the eye ring. So जो eye ring हुआ ना, सपोज करो कि यहाँ पर सारी लाइट रे क्या हो रही है कि इसे कन्वर्ज हो रही है। सो आपका जो एरिया जो होगा प्यूपिल का वो यदि इससे बड़ा होगा, ये जो आई रिंग है इससे बड़ा होगा, तो जितनी लाइट रे ऑब्जेक्टिव लेंस से रिफ्रैक्ट होकर के आ रही है उन सबको आप कलेक्ट कर पाओगे, और उस केस में आपका फील्ड ऑफ व्यू बहुत एक्सलेंट होगा। अब सेकेंड इसका पार्ट है कि पोजीशन ऑफ आई रिंग। द प्रिसाइज लोकेशन ऑफ आई रिंग नेचुरली डिपेंड्स ऑन द सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस। व्हेन यू व्यू थ्रू अ माइक्रोस्कोप बाय प्लेसिंग योर आईज ऑन वन एंड, द आइडियल डिस्टेंस बिटवीन द आईज एंड आई पीस इज यूजुअली बिल्ट इन डिजाइन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया हो। कुछ भी डाउट हो, छोटा से छोटा डाउट, तो मुझसे आप कमेंट करके पूछिएगा। हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 27। Problem number 27, an angular magnification magnifying power of 30x is desired using an objective of focal length 1.25 cm and an eyepiece of focal length 5 cm. How will you set up the compound microscope? बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। आपको मालूम है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में जो एंगुलर मैग्निफिकेशन या जो मैग्नीफाइंग पावर होता है, नेट मैग्निफिकेशन होता है, वो क्या होता है, नेट मैग्निफिकेशन मैं बोलूँ यदि m net it is equal to मैग्निफिकेशन फैक्टर ऑफ ऑब्जेक्टिव इंटू मैग्निफिकेशन फैक्टर ऑफ आई पीस। सो आपको इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 30 दिया गया है। क्लियर है? तो हम लोग एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले तो आपको आई पीस के लिए निकालना बहुत ही आसान है। जो मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस होता है वो होता है 1 + d/f। d/f ही बोल दो, जहाँ d क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, सो डिस्टिंक्ट विजन, और इसका वैल्यू होता है 25 सेंटीमीटर। सो इसका वैल्यू हो गया 1 + 25/fe का वैल्यू दिया गया 5 सेंटीमीटर, और ये हो गया आपको 1 + 5 दैट इज 6। सो आपको me का वैल्यू 6 आ गया, इसका मतलब mo का वैल्यू क्या होगा, 5 होगा। अब इसमें एक चीज आप ध्यान दो, जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है या जो ऑब्जेक्टिव होता है उसका मैग्निफिकेशन +5 होगा या -5 होगा, ये आप सोचो। सो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस होते हैं। पहला आपको ऑब्जेक्टिव होता है जो कि आपको रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। सो यदि ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा गया, ये आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस UO है, ठीक है, तो इसका जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। यहाँ पर इमेज बना, और ये आपको इमेज डिस्टेंस VO होता है। ठीक है, सो क्लियरली इस केस में मैग्निफिकेशन होगा VO/UO। आपको मालूम है कि लेंस के केस में जो मैग्निफिकेशन का वैल्यू होता है इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जबकि मिरर की बात करेंगे, m यदि मिरर होता है तो क्या होता है, ये होता है -V/U। क्लियर है? सो यहाँ पर ये लेंस है तो V/U होगा विदाउट निगेटिव साइन, और उसके बाद आपको साइन कन्वेंशन अप्लाई करना होता है। आपको यदि मैग्निफिकेशन में से डाउट है तो मेरा जो लाइट का वीडियो उसको देखेंगे तो समझ जाएंगे। सो यहाँ पर मैग्निफिकेशन का वैल्यू होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड इट इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो ये चूंकि ऑब्जेक्टिव के लिए बात कर रहे हैं तो VO/UO कर दोगे। अब ये देखो, ये इन्वर्टेड है, ये अपोजिट है।
सो क्लियरली इस केस में 5 की जगह ये -5 होगा, बिकॉज इमेज जो है ना वो ऑब्जेक्ट का 5 टाइम्स है। कितना टाइम्स है? 5 टाइम्स है, लेकिन चूंकि अपोजिट में है तो आप इसको -5 लिखोगे। सो -5 इज इक्वल टू V0, और V0 इस डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव लिया है, इस डायरेक्शन को आपने निगेटिव लिया है, सो V0 बाई -U0 लिखोगे। क्लियर है? आपने साइन कन्वेंशन भी अप्लाई किया। स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन यही होता है, सो आप बेसिक से चलो और हर एक पॉइंट पर साइन कन्वेंशन अप्लाई करते हुए चलो। सो यहाँ पर से आप सॉल्व करोगे तो V0 का वैल्यू आएगा 5U0। सो क्लियरली ये जो डिस्टेंस है ये 5 टाइम्स U0 है, और ये V0 किस साइन के साथ आएगा? पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। अब आप लेंस फॉर्मूला लगा दो, 1/V - 1/U इज इक्वल टू 1/F। ऑब्जेक्टिव है ये, सो 1/V0 कितना हो जाएगा? 1/5U0 हो गया, -1/U0 किस साइन के साथ आएगा? निगेटिव साइन के साथ आएगा। सो मैं यहाँ पर -U0 लिख देता हूँ, और इज इक्वल टू 1/F0 का वैल्यू कितना दिया गया है? 1.25 सेंटीमीटर। सो यहाँ से ये आ गया 1/5U0 प्लस 1/U0 इज इक्वल टू 1/1.25, और ये हो गया आपको 5U0। तो 5 + 1 इज इक्वल टू 1/1.25, और क्लियरली यहाँ से आ जाएगा U0 इज इक्वल टू 6/5 इंटू 1.25, डेट इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। देखो ये पॉजिटिव साइन के साथ U0 क्यों आया? कुछ लोग बोलेंगे कि निगेटिव साइन के साथ आना चाहिए। निगेटिव साइन के साथ इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर हम लोगों ने -U0 का यूज कर लिया है। मीन्स कि यहाँ पर जो U0 का जो निगेटिव जो लेफ्ट हैंड साइड होने के कारण था उसको हम लोगों ने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। सो U0 का वैल्यू ये आ गया, और V0 यहाँ पर पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएगा 5U0, डेट इज 5 इंटू 1.5, सो ये हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड आउट करना होता है कि आईपीस का डिस्टेंस इस ऑब्जेक्टिव से कहाँ पर होगा या कितना होगा। सो ये जो इमेज बना ऑब्जेक्टिव का वो आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। क्लियर है? सो इसके लिए ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको आप बोलोगे UE। क्लियर है? और इसका आपको फोकल लेंथ एफ ही दिया गया है 5 सेंटीमीटर, और इमेज जो बनता है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनता है, जिसका वैल्यू कितना होता है? ये होता है D, दैट इज 25 सेंटीमीटर। सो क्लियरली आपको इमेज 25 सेंटीमीटर पता है, ऑब्जेक्ट आपको कैलकुलेट बस करना है। सो बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो। 1/VE - 1/UE इज इक्वल टू 1/FE, और 1/VE का वैल्यू कितना हो गया? चूंकि ये लेंस के सामने में बना है, सो ये निगेटिव साइन के साथ आएगा, -1/25 माइनस 1/UE भी आप माइनस साइन के साथ ही ले लो, ताकि आपको ये UE पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, और FE का वैल्यू आपको क्या होगा? पॉजिटिव साइन के साथ आएगा 5। सो सब सेंटीमीटर में है, आप इसको सॉल्व कर दोगे तो हो जाएगा 1/UE इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/25, दैट इज 25। 5 + 1 6/25, और UE हो गया 25/6, डेट इज 4.1 और 4.17। तो 4.17 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस आया। सो अब बताओ कि जो आईपीस है वो ऑब्जेक्टिव से कितनी दूर पर रखी जाएगी? VO प्लस UE डिस्टेंस पे। सो नेट डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4.17 प्लस 7.5 सेंटीमीटर, इट इज 7 6 11.5 सेंटीमीटर, इनफैक्ट 11.6 सेंटीमीटर हो गया सेंटीमीटर। सो क्लियरली इस तरीके से आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप को सेटअप करोगे कि ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच का डिस्टेंस 11.67 सेंटीमीटर होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा वो 1.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट होने से, कोई कंफ्यूजन होने से आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम लोग प्रॉब्लम नंबर 28 देखते हैं। Problem number 28. A small telescope has an objective length of focal length 140 centimeter and an eyepiece of focal length 5 centimeter. What is the magnifying power of a telescope for viewing a distant object when the telescope is in normal adjustment? Normal adjustment का मतलब क्या हो गया? When the final image is formed at the infinity and when the final image is formed at the least distance of distinct vision, that is 25 centimeter. देखो ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। सो पहले हम लोग एक
को सॉल्व करते हैं, सो जब टेलीस्कोप इज इन द नॉर्मल एडजस्टमेंट में हो या फाइनल इमेज आपको इन्फिनिटी पे फॉर्म हो, तो उस केस में जो मैग्नीफिकेशन होता है टेलीस्कोप का, मैं mt बोल रहा हूँ, और ये इक्वल होता है f0/fe के, और लेंथ ऑफ टेलीस्कोप ट्यूब होता है, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप ट्यूब होता है f0 + fe। सो इन दोनों को निकाल सकते हो। यदि लेंथ ऑफ टेलीस्कोप ट्यूब निकालना होगा तो होगा 145 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 140 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज 28। क्लियर है। सेकंड देखते हैं, और व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो फिर मैग्निफिकेशन होता है mt बोलो, और इसका वैल्यू होगा f0 डिवाइडेड बाई fe 1 + fe/d होगा। ये आपको फॉर्मूला आपको याद रख लीजिएगा। सो ये हो गया 140/5, 1 + fe का वैल्यू कितना दिया गया 5, d का वैल्यू है 25। क्लियर है। सो ये देखो 25 सेंटीमीटर, और ये हो गया 28 × 1 + 1/5, that is 28 × 1.2, that is ये आएगा 28 + 5.6, that is 33.6। सो इस केस में जो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप हो जाएगा 33.6, और इस केस में हो जाएगा 28। सो ये प्रॉब्लम समझ गए होंगे। हम लोग प्रॉब्लम नंबर 9.29 देखते हैं। So this is your problem number 9.29. For a telescope described in exercise 9.28a, what is the separation between objective lens and eyepiece? So इसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया था पिछले में। इसका वैल्यू हो जाता है f0 + fe, that is 140 + 5, that is 145 सेंटीमीटर। फिर इसका बी हो गया, इफ दिस टेलीस्कोप इज यूज टू व्यू 100 मीटर टॉल टावर 3 किलोमीटर अवे, व्हाट इज द हाइट ऑफ इमेज ऑफ टावर फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। ये बी हो गया। सी हो गया, व्हाट इज द हाइट ऑफ फाइनल इमेज ऑफ द टावर इफ इट इज फॉर्म्ड एट 25 सेंटीमीटर। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग फिगर बनाते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। सो ये आपको टेलीस्कोप का जो फर्स्ट जो इमेज बनता है उसी को देखते हैं, क्योंकि आपको प्रॉब्लम बी में फर्स्ट इमेज के बारे में ही बात किया जा रहा है। सो ये देखो काफ़ी दूर से लाइट रे आ रही है। सो एक आप ऑप्टिकल एक्सिस से क्रॉस कराओगे, और ये जो दूसरा लाइट रे है वो ऐसे आएगा, और फिर यहाँ से ये आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इमेज का फॉर्मेशन हो गया। सो यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हुआ, चूंकि ऑब्जेक्ट काफ़ी दूर पे रखा गया है, तो इमेज कहाँ पर फॉर्म होगा, फोकल लेंथ पे फॉर्म होगा। सो ये जो डिस्टेंस हुआ ये क्या हो गया, f0 हो गया ऑब्जेक्टिव के लिए। क्लियर है। अब ये एंगल यदि अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा है, बिकॉज आप जानते हो कि ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट रे पास होती है वो अनडेविएटेड पास होती है। अब यहाँ पर दिया गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया 3 किलोमीटर। सो ये सपोज करो कि यहाँ पर रखा गया था, ये आपको डिस्टेंस हुआ 3 किलोमीटर, डेट इज 3000 मीटर, और ऑब्जेक्ट का ये हाइट हुआ, ये कितना हुआ, ये हुआ 100 मीटर। सो दिस इज 100 मीटर। सो tan अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा, बहुत स्मॉल एंगल होगा, और ये कितना होगा, ये होगा h ऑब्जेक्ट है तो HO/UO, that is equal to HO/UO, that is 100 मीटर डिवाइडेड बाय 3000 मीटर, और ये वैल्यू हुआ 1/30। सो क्लियरली अल्फा का वैल्यू हो गया 1/30। अब ये रेडियन होगा या फिर डिग्री होगा, देखो रेडियन होगा, डिग्री नहीं होगा। क्यों, बिकॉज यहाँ पर आपने tan अल्फा के फॉर्म में लिखा है। ठीक है। अब सेम चीज ना आप इमेज के लिए भी अप्लाई कर दो। सो इमेज के लिए भी एंगल अल्फा है, सो हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस क्या है, f0 है, और ये क्या हो गया, हाइट ऑफ इमेज। सो हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई f0 इज इक्वल टू 1/30, और यहाँ से आपको हाइट ऑफ इमेज आ जाएगा। सो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 1/30 इंटू f0। सो f नॉट इनफैक्ट, तो f नॉट का वैल्यू कितना है, f नॉट कर दो 1/30 इंटू f नॉट का देखो वैल्यू दिया गया होगा, और ये आपको दिया गया है 140। आप यदि ध्यान करो तो पिछले प्रॉब्लम लोग देखे थे, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ 140 था। सो ये हो गया 14/3, डेट इज 4.66
that is centimeter, it is 4.7 सेंटीमीटर. सो हाइट ऑफ इमेज कितना आया 4.7 सेंटीमीटर. यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 100 मीटर था. तो सो आई थिंक ये आप समझ गए होंगे. और हम लोग इसका पार्ट बी देखते हैं. व्हाट इज द हाइट ऑफ फाइनल इमेज इफ द इट इज फॉर्म्ड एट 25 सेंटीमीटर. सो अब देखो यहाँ पर एक आई पीस था, ठीक है. सो यहाँ पर आपको आई पीस है और इस आई पीस पर फिर फाइनल इमेज बना, ठीक है. सो इस आई पीस पर फाइनल इमेज बना और ये क्या रहेगा, ये आपको वर्चुअल इमेज बना और बोल रहा है कि ये किस पॉइंट पर बना है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे. सो ये आपको फाइनल इमेज बना. ये डिस्टेंस क्या है, d इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है. क्लियर है. सो ये आपको निकालना है हाइट ऑफ फाइनल इमेज. मैं इसको बोलता हूं HIE, ठीक है. और HIO जो है वो कितना हो गया. सो हाइट ऑफ HI इमेज डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का है H. ये क्या है, ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है आई पीस के लिए. तो इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट हो गया. डेट इज ये HIE डिवाइडेड बाय ये आपको 4.7 सेंटीमीटर है. ये हो गया. ये मैग्निफिकेशन है और ये कितना होना चाहिए, जो ये मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है. तो आपको मालूम है कि आईपीस जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करता है उसका वैल्यू क्या होता है, 1 + d/f. सो क्लियरली ये हो जाएगा 1 + d/d का वैल्यू कितना है, 25 हो गया और fe का वैल्यू 5 है. डेट इज ये 6 आपको मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस कर रहा है. सो ये इक्वल हो गया 6 के और यहाँ से हो गया हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 6 × 4.7. डेट इज ये हो गया आपको. इनफैक्ट आप इस 4.7 कहाँ से आया था, यहाँ से आया था ना. सो 6 × 140/30 कर दो और ये आ गया आपको 28. सो ये हाइट ऑफ फाइनल इमेज कितना हो जाएगा, 28. सो आई थिंक ये आप आंसर समझ गए. इसका कन्वेंशन से भी समझ गए होगे कि ये जो इमेज फॉर्म्ड होगा वो किस टाइप से फॉर्म होगा. सो कोई भी दिक्कत होने से, कोई भी डाउट होने से मुझसे पूछिएगा. नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी प्रॉब्लम्स है इस चैप्टर के उसको हम लोग देखेंगे. आई एम श्योर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा. आप इसे लाइक करें, शेयर करें. यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें. कीप वॉचिंग. हैप्पी लर्निंग. थैंक यू.